आज सभी बच्चों के लिए हम 3 लोक की कुछ जानकारी देना चाहेंगे। किसकी? यह लोक का एक मैप है जो सबके पास में होगा ही, और इस लोक में ही सभी जीव और जितने भी अन्य अजीव आदि पदार्थ हैं वो सभी रहा करते हैं। ठीक है ना? इस लोक की हम संरचना भी देखें कैसी बनी हुई है, और इस लोक में ही जो कुछ भी समाया है वो यही संसार है, यही लोक है, यही सी को जगत कहते हैं। ठीक है? यह भी जानना कि यह लोक की संरचना अकृत्रिम है। कैसी है? अकृत्रिम का मतलब किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है, है ना? कोई ब्रह्मा ने इसको बनाया नहीं, कोई विष्णु इसमें फैला हुआ नहीं। ये लोक शाश्वत कहलाता है। क्या बोलते हैं? शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो इस लोक की जो आकृति है यह अनादिकाल से बनी हुई है, और इस लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे जीव रहते हैं वो जीव कहाँ कैसे रहते हैं वो आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। तो पहले तो हम इसकी बाहरी संरचना के बारे में देखें कि इसकी बाहरी संरचना कैसी बन रही है ना? दिख रहा है ना सबको? ये संरचना एक तरह से देखा जाए, अगर आपको अपने सिंपल ढंग से सीखना है तो ऐसा कर सकते हो कि आप अपने कमर पर हाथ रख करके और पैरों को थोड़ा सा फैला करके जब खड़े हो जाएंगे तो जैसी रचना बनेगी वो आपके लोक की रचना हो जाएगी। क्या कहा? कमर पर ऐसे हाथ रख के, ऐसा कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा पैर फैला लो और खड़े हो जाओ, तो वो जो शेप बनेगी वही शेप ये बन रही है। ये लोक की रचना है। ठीक है ना? मतलब कि आपके शरीर में ही पूरा 3 लोक समाया हुआ है। एक तो इस लोक की रचना को समझने का एक ये आसान तरीका है। दूसरा जो शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है मृदंग का, जो डमरू होता है ना? अगर डमरू देखा ना सबने? देखा ना सबने डमरू? तो एक डमरू लो और उसको आधा कर लो, है ना? और आधा करके उसको रख लो, और उसके ऊपर फिर एक पूरा डमरू रख दो। समझ में आ गया? एक डमरू के 2 पीस कर लो, एक को आधा रख दिया, जहां पर उसका सरफेस नीचे ज़्यादा हो वो नीचे की तरफ है, और वो जो है आधे के ऊपर पूरा रख दो, तो भी ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है ना? बाहरी आकृति। आ रही समझ बात? और सिंपल समझना हो तो आपके घरों में गिलास होते हैं, गिलास होते हैं ना पानी पीने वाले? ठीक है ना? वो गिलास पानी पीने वाला पहले उल्टा करके रख दो। ठीक है? और उल्टा करने के बाद में उसके ऊपर एक सीधा गिलास रख दो, है? एक सीधा गिलास रख दो, और फिर उसके ऊपर एक उल्टा गिलास रख दो, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। ठीक है ना? ये आकृति किसकी है? 3 लोक की है ना? अब इस लोक में कौन कहाँ रहता है, ये कितना बड़ा है, और इस लोक में कैसे कहाँ कहाँ पर जीव होते हैं, कहाँ क्या होता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होना जरूरी है कि नहीं है? जैन भूगोल है जो कि हमेशा बना रहने वाला है, और इस शाश्वत रचना की जानकारी यदि आपके पास में होगी तो आप समझ पाओगे कि विज्ञान की खोजें कितनी सीमित हैं और वह कितनी छोटी हैं, है ना? अब देखें हम
कि तीन लोक में जो लोक तो वस्तुतः एक ही है, अब हम इसको जो तीन कह रहे हैं वो हम अपनी तरफ से इसको डिवाइड कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं समझना कि तीन पोर्शन जोड़ करके तीन लोक बना है। हाँ, गिलास के जैसे तीन पोर्शन जोड़ दिए ऐसे तीन लोक बनाए। लोक तो पूरा एक है, अखंड जिसको बोलते हैं, है ना। उसके पोर्शन तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीन लोक होते हैं। कौन कौन से? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ठीक है ना। जब आप अपने कमर पर हाथ रख करके खड़े होंगे तो कमर के नीचे का जो हिस्सा होगा वो सब कहलाएगा अधोलोक। समझ आ रहा? लोअर यूनिवर्स, लोअर। और जो आपके कमर का घेरा होगा, नाभि के पास कमर का जो घेरा होगा वो कहलाएगा मध्यलोक, मिडिल यूनिवर्स। और उस नाभि के ऊपर का जो हिस्सा होगा पूरा हेड तक, टॉप तक, वो कहलाएगा ऊर्ध्वलोक, अपर यूनिवर्स। ठीक है ना। तीन तरीके का ये लोक मिल गया, ध्यान रहेगा। कौन कौन से तीन लोक हो गए? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ठीक है ना। अब हम इसी को इस नक्शे में देखें थोड़ा सा। देखो यहां नीचे बिल्कुल लास्ट जो इसका बॉटम है उससे शुरू करते हुए यहां आप ऊपर तक आओ, और जो बीच में है ना, जो बिल्कुल बीचों बीच में ये जो पोर्शन यहाँ बीचों बीच में जहां आकर के मिल रहा है, ये हो गया मध्यलोक। जहां बीचों बीच में दिख नहीं रहा उसमें कुछ है? ये चित्रा पृथ्वी लिखा हुआ दिख रहा ना, चित्रा पृथ्वी। हाँ, ये ऊपर की पृथ्वी समझ लो। ठीक है ना। नहीं दिख रहा? इधर देखो, यहां से ये पूरा चलते हुए यहां तक पहुंचे, ये सामने चित्रा पृथ्वी लिखा हुआ है, ये समझ लो ऊपर की पहली पृथ्वी हो गई, है ना। ये जो घेरा है जहां से फिर ये बढ़ना शुरू होगा, ये घेरा जितना है ये तो हुआ मध्यलोक, केवल मध्य का बीच का हिस्सा, है ना। और जो नीचे का पोर्शन है ये पूरा, ये क्या हो गया? अधोलोक। और इसी मध्यलोक के ऊपर जो है सारा का सारा, ये क्या हो गया? ऊर्ध्वलोक। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब थोड़ी सी इस पर दृष्टिपात करो। अधोलोक में क्या है? इस अधोलोक में आपको क्या दिख रहा है? देखो, ये 7 नरक हैं। सबसे मुख्य जो अधोलोक में वो क्या है? 7 नरक हैं, है ना। और जो नरक होते हैं वो पृथ्वियों के बीच में बिल के रूप में बने हुए होते हैं। वस्तुतः नरक 7 नहीं होते हैं, 7 पृथ्वियां होती हैं, अगर समझा जाए ढंग से तो, है ना। 7 क्या होती हैं? पृथ्वियां। जैसे आपकी मल्टीपल स्टोरी होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, ऐसे ही जो है ये 7 मोटी मोटी पृथ्वियां होती हैं, भूमियां, है ना। और उन हर एक भूमि के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, असंख्यात योजन का। ठीक है। और ये 7 भूमियां एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक हैं, है ना। इन भूमियों में बिल बने हुए होते हैं। जैसे मान लो ये पोर्शन है एक आपकी बिल्डिंग का, समझ रहे, जैसे आप बोलते हो सेकंड स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, है ना। अब उस स्टोरी में हमने कितने सारे रूम बना दिए, कितने सारे हमने उसके अंदर कोई भी छोटे छोटे कुछ भी बना दिए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? उसके बिल कहलाएंगे। ठीक है ना। तो उनमें नरक में वो नरक के बिल कहलाते हैं, उनमें नारकी लोग रहते हैं। तो भूमियां तो टोटल हैं 7। कितनी? 7 भूमियां होती हैं। देखो इसमें 7 भूमियां दिख रही हैं। सबसे पहले ऊपर की भूमि जहां से शुरू हो रही है वहां लिखा होगा, है ना, रत्न, रत्न प्रभा भूमि लिखी है ना।
अबहुल भाग से ही वो भूमि शुरू हो जाती है ना। जो अबहुल भाग लिखा हुआ है वहीं पर जो है वो रत्न प्रभा भूमि वही कहलाती है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है शर्करा प्रभा भूमि है, रत्न शर्करा बालुका लिखा है, पंक धूम तमह और महातमह, जो आप तीसरे अध्याय के सूत्र में पढ़ रहे हैं ना, वो सब यही है। 7 भूमियां ये क्रम से, ठीक है ना। तो ये रत्न प्रभा जो भूमि है वो नरक की भूमि है, जो अबहुल भाग लिखा हुआ है वो उसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये 7 तो क्या हो गई, नरक की भूमियां हो गई। इनमें जो बिल बने हुए होते हैं वो नारकियों के वो बिल बने होते हैं, वो सब बिलों की संख्या होती है 84 लाख 84 लैक्स। कितने? 84 लाख उसमें बिल होते हैं, माने वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, असंख्यात योजन के, समझ आ रहा है। एक योजन 12 किलोमीटर का भी मान के चलो, असंख्यात किलोमीटर बड़े बड़े, कोई संख्यात योजन के होते हैं, कोई असंख्यात योजन के होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिल बने रहते हैं। और ये भूमियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनका विस्तार बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना। जब हम नीचे देखते हैं, नीचे नीचे जैसे देखते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनका भूमि का विस्तार जो है ये बढ़ रहा है ना। अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, क्या हुआ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नीचे साउथ है, ये नॉर्थ है। आ गई बात समझ में। जब हम पूरे लोक की ऊंचाई देखेंगे, पूरे लोक की हाइट नापेंगे, तो ये पूरा लोक 14 राजू ऊंचा होता है। पूरे लोक की हाइट कितनी होती है? 14 राजू। और एक राजू माने असंख्यात योजन का एक राजू होता है, समझ आ रहा है। तो मतलब ये असंख्यातों किलोमीटर का एक राजू हो गया। ऐसे 14 राजू ऊंचा ये पूरा लोक होता है, समझ में आ रहा है। जो मध्य लोक में, ये जो बीचों बीच में मध्य लोक दिखाया है, इसको हम विस्तार से आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है ना। ये उसका नक्शा अलग है, वो आपको बाद में दिखाया जाएगा। आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है बीचों बीच में, यहाँ ये मान के चलो ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है ना। और इससे नीचे की जो ये हाइट है लास्ट तक की, ये है 7 राजू, मध्य से नीचे तक की ये राजू, ये कितनी है? 7 राजू। और फिर यहीं से लेकर के ऊपर तक जाओगे तो इसकी भी हाइट कितनी है? 7 राजू। सुन रहे हो कितनी है? मतलब कि ये 14 राजू ऊंचा यह लोक है। आ गई बात समझ में। अब इस लोक में देखो बीचों बीच में आपको एक चौकोर नाली सी दिख रही है। ये चौकोरी रचना है बीचों बीच में, बिल्कुल जैसे हमने कोई ऊपर से पाइप डाल दिया हो, दिख रहा है ना ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से चौकोर है ना। ये पाइप नहीं दिख रहा है, पूरा ये पाइप बीचों बीच में पाइप दिख रहा है? दिख रहा है ना। हाँ, ABCD का मतलब है त्रस नाली। क्या लिखा हुआ है? लोक नाली का मतलब ही त्रस नाली होता है ना। तो ये क्या है? ये त्रस नाली कहलाती है, नाली के आकार की है, इसलिए इसको क्या नाम है? त्रस नाली। क्या बोलते हैं इसको? अथवा लोक नाली या त्रस नाली। अब वो तुम देख लेना यार कहाँ क्या लिखा है। EFGH कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ EFGH है? ये तो लिखा हुआ है EFGH, इसमें इस मैप में कहाँ EFGH है? कोई बात नहीं, इसको ऐसा समझो, ये जो पूरी ऊपर से नीचे तक ये जो अपने को रचना दिख रही है, ये किसकी रचना है? ये त्रस नाली है। ये क्या है? त्रस नाली का मतलब होता है त्रस जीव इसी में रहते हैं। आपको 2 प्रकार के जीव समझाए थे ना, एक स्थावर जीव होते हैं और एक त्रस जीव होते हैं। तो स्थावर तो हो गए एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। और त्रस जीव कौन से हो गए? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। तो अब जितने भी त्रस जीव हैं
वो सब इसी तृष्ण नाली के अंदर ही मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये तृष्ण नाली कितनी ऊंची है? ये पूरी 14 राजू ऊंची है। ठीक है? इस तृष्ण नाली में जब तृष्ण जीव हैं तो आप ये समझ लो चारों गतियों के जीव भी इसी नाली में ही रहते हैं, केवल एक इंद्रिय जीवों को छोड़ करके, है ना। अब इस तृष्ण नाली के बाहर जो भी अपने को हिस्सा दिख रहा है, जो तृष्ण नाली के बाहर इधर उधर जो हिस्सा छूट रहा है ना, ये जो लोक का हिस्सा है, तो इस लोक में कौन से जीव होंगे? इधर उधर ये सब बचे रह गए, वो क्या होंगे? इधर स्थावर जीव रह सकते हैं, एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं। ठीक है ना। त्रस जीव जितने भी मिलेंगे वो सब कहाँ हैं? वो सब इसी नाली के अंदर है, इसलिए इसका नाम क्या है? तृष्ण नाली। अब हम आपसे एक चीज पूछें, ये बताओ मनुष्य गति के जीव त्रस होते हैं कि स्थावर? त्रस होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य गति के जीव इसी तृष्ण नाली के अंदर ही होंगे, बाहर कोई भी। ठीक बात। नरक गति के जीव त्रस होते हैं कि स्थावर? सभी त्रस होते हैं। क्यों होते हैं? कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं नरक गति के जीव? सभी पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं, सब मन सहित होते हैं, संगी पंचेंद्रिय जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है ना। तो वो भी कहाँ मिलेंगे? वो भी इसी तृष्ण नाली के अंदर मिलेंगे।